सबसे पहले जो एक बड़ा ज़रूरी सा अमल है, जावेद मलिक साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगा। डील जो हुई थी, आप समझते हैं कि उस पर दोनों ममालिक, दोनों ग्रुप स्टैंड करेंगे या अपने हॉर्सेस को पुल बैक फिर ये कर लेंगे? जो जंग बंदी की सूरत हाल नज़र आ रही है, उसके बावजूद जो जंग का एक तरह से हमने देखा कि रात गए बड़ा हैरान कुन भी था और खौफनाक भी एक अमल था जिसका आगाज़ हुआ। जी मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको भी मास्टर साहब को, देखने वालों को, आपने बहुत ही जामे अंदाज में एक अहाता किया उन तमाम हालात का जो कि इस वक्त दरपेश हैं। देखिए, आपने माजी का सीगा इस्तेमाल किया कि क्या जो डील हुई थी वो चलेगी। मैं समझता हूँ डील हुई है और रहेगी इंशाअल्लाह। आई थिंक द डिप्लोमेसी विल प्रिवेल। लेकिन एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हुई है, जिसके बारे में पहले भी हमने आपके प्रोग्राम में बात की थी कि देखिए, ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पे एक तो वो लोग हैं, मसूद पेशकियान साहब आप जानते हैं, यहाँ पे आए भी थे, प्रेसिडेंट हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर कालेबाफ साहब, ये तमाम दोस्त जो हैं, ये तो ऑब्वियसली एक उनकी जो डेमोक्रेटिक या एक सिविलियन गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन हम ये जो IRGC की तरफ से हम देख रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग भी हों। जब एक एग्रीमेंट हो चुका है, MOU साइन किया जा चुका है, आपके मुल्क के प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया है, तमाम लाहे अमल तय पा चुका है, 60 दिन का जो है वो टाइम दे दिया गया है, तो फिर इस मौके पर ईरान को क्या हक पहुँचता है कि वो एक सिविलियन शिप को जो कि सिंगापुर के फ्लैग से चल रही थी उस पर हमला कर दे? ये तो एक सवाल है ना हमें करने का। क्या यानी अगर आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो क्या आपको हक पहुंचता है कि आप सिविलियन जो शिप्स हैं उनको टारगेट करें? आप जब टारगेट करेंगे आप, तो ऑफ कोर्स फिर अमेरिका भी रिस्पॉन्ड करेगा। अमेरिका एक सुपर पावर है, कोई आम मुल्क तो है नहीं। फिर आपने बहरीन के ऊपर, कुवैत पे हमले कर दिए, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इससे ये जाहिर होता है कि हो सकता है कि ईरान के अंदर अभी भी कुछ ऐसे IRGC के अंदर कुछ लोग हों जो कि इस पीस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट ना करें। दैट विल बी क्वेश्चनेबल, क्योंकि आपके किसी भी मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, जब वो साइन कर देते हैं एक MOU पर, तो उसकी पासदारी करना तो फिर उस मुल्क का यानी एक उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अमेरिका ने तो उसको एक्सेप्ट किया, अमेरिका ने तो कोई वायलेशन नहीं की। पाकिस्तान की काविशें देख लें आप, कतर की काविशें देख लें, और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मैं ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड तो हैं हम सब लोग जो कि अमन के ख्वाह हैं। हम डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं कि इस खित्ते का हल जंग नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे अमेरिका की तरफ से कशीदगी हो या ईरान की तरफ से, वो इस खित्ते के लिए मुनासिब, बल्कि दुनिया पूरी के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है। आपको तो हम तमाम लोग, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। स्विट्जरलैंड के अंदर आपने देखा कितने अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए, फिर ये इस्लामाबाद भी आए ईरानियन जो है प्रेसिडेंट। तो उम्मीद तो यही की जा रही है, बल्कि मुझे तो अभी भी यकीन है कि जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं ये स्टॉप की जाएंगी और डिप्लोमेसी को प्रिवेल करने दिया जाएगा। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया लेबनान के अंदर, वहाँ पे भी हम हमेशा ये कहते आए हैं आपके सामने कि लेबनान की जो स्टेट ऑफ लेबनान है उसकी तो इजराइल के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, लेकिन वहाँ मौजूद जो नॉन स्टेट एक्टर है हिजबुल्ला, उसको भी अपनी जो इंकर्जन्स है उनको रोकना पड़ेगा। और इजराइल को भी चाहिए कि वो तजावुज़ात ना करे, वो अपनी हदूद के अंदर रहे और हमले ना करे। इधर से अगर हमले होंगे उधर से भी होंगे, तो वहाँ पे भी एक डिप्लोमेसी प्रिवेल कर रही है। उस मसले का हल भी डिप्लोमेसी के जरिए ही निकल सकता है, जंग से नहीं निकलेगा, और इस मसले का हल भी डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है। लिहाजा हम यही कह सकते हैं कि तमाम अतराफ को चाहिए कि उस MOU की पासदारी करें। पासदाराने इनकलाब हैं, तो पासदाराने MOU भी वो हो सकते हैं। इस MOU को की पासदारी करते हुए वेट कीजिए, 60 डेज का टाइम है, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जाएगी, तो वो उनके लिए भी बेहतरी का हामिल है। लेकिन ये कि दोनों जानिब एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि इस वक्त जो है वो फैसले के लिए हमने नहीं आपने और आपने नहीं हमने, ये वाला सूरत हाल है। तो ए मार्शल साहब, मैं यहाँ से आप ये जानना चाहूँगा कि एक ये हमला, अगर हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि पहले ईरान ने ये किया है, अगर तो कमर्शियल वेसल को नुकसान जो पहुंचाया गया, तो अमेरिका को भी आप नहीं समझते कि डिप्लोमेटिकली के पहले बात करनी चाहिए, मीडिएटर्स के साथ बात करनी चाहिए थी, या फिर वो कहते हैं ना कि फौरी तौर पर जो उसने अटैक किया वो एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ट्रिगर फ्रेंडली, वो अमेरिका को नहीं करना चाहिए था? या जो अमेरिका का जवाब था कि जब ईरान ने भी जंगबंदी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हैं तो फिर जो अमेरिका ने किया वो भी ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, मेरे ख्याल में हमें सिर्फ कल के वाक़यात को यानी कि बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जब से MOU साइन हुआ है
उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह इस्तेमाल किया गया, और कल क्या ऐसी खास चीज हुई थी जिसके ऊपर ईरान ने यह रिएक्शन शो किया। देखिए, अभी तक जो खबरें थी, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी है, जो यूनाइटेड नेशंस की एक लीगल बॉडी है जो मैरीटाइम ऑपरेशंस को पूरी दुनिया में मॉनिटर करती है, उनके हिसाब से 11,000 सेलर्स जो थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पर्शियन गल्फ में फंसे हुए थे। जब से एमओयू साइन हुआ है कल तक जो है 150 से ज्यादा वेसल्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुकी हैं, और 11,000 में से 4,000 सेलर्स जो हैं, जो पिछले 2.5-3 महीने से फंसे हुए थे, वो अपने के साथ निकल गए। ठीक है ना। जो उसका पॉइंट ऑफ सिर्फ ये है कि वो ये कहता है कि जी कि उन्होंने जब जंग शुरू हुई थी फरवरी में, तो उन्होंने इस इलाके को माइन किया हुआ है, और अगर गॉड फॉरबिड कोई शिप जो है किसी माइन से टकरा जाती है तो ये जो पूरा पर्शियन गल्फ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बिल्कुल पोल्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, अगर एक भी बड़ा शिप तबाह हो गया। सो उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं और कहा है कि जी कि आप इन रास्तों से एंटर करें और इन रास्तों से बाहर निकलें। ठीक है ना। अगर 150 शिप्स जो हैं मुदस्सिर साहब, वो रूट फॉलो कर सकती हैं जो ईरान ने दिया हुआ है, और उन्होंने कोई टोल भी नहीं दिया उसको। ठीक है ना। तो उनको चाहिए था कि ये जो 4 शिप्स थी, इनको भी चाहिए था कि वही रूट इस्तेमाल करते जो पिछली 150 शिप्स ने इस्तेमाल किया था, लेकिन ये एक डिफरेंट रूट इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है ना। सो उनको रोकने के लिए ईरान ने ड्रोन्स भेजे और एक शिप को उन्होंने एग्रेसिवली इंगेज किया, और बाकी तीनों शिप्स जो हैं जो पीछे थी और ये भी जिसको अटैक किया था, ये शिप्स वापस पर्शियन गल्फ में चली गई। देखिए, इररिस्पेक्टिव कि हम ये कहें कि कौन सही है कौन गलत है, कल जो एक चीज सबसे ज्यादा सामने आई है वो ये है कि जो कॉम्बैट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, यानी कि अमेरिका और ईरान, इनके दरमियान कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं। देखिए, जैसे हमारा भी एक बड़ा वॉलेटाइल लाइन ऑफ कंट्रोल है, और हमारे भी इंडिया के साथ हर वक्त यानी कि एक एक्टिव फायरिंग होती रहती है, लेकिन एक टेलीफोन लिंक मौजूद है डीजीएमओस के बीच में, और अगर कोई चीज किसी की मर्जी के खिलाफ हो या कोई कंसर्न होता है तो डीजीएमओस आपस में बात कर लेते हैं और करेक्टिव एक्शंस ले लेते हैं। ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि एमओयू में शायद ये तो या बात ओवरलुक हो गई है, या क्या कहते हैं जो टेक्निकल टीम्स हैं, अब उनको के लिए ये सोचना पड़ेगा एक्सपर्ट्स को कि जी के क्या कहते हैं कि एक कम्युनिकेशन एक सिस्टम बीच में होना चाहिए, ताकि पासदारान को अगर कोई इशू है तो वो जो